हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में देखने वाले हैं। इसमें ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का। कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब बहुत ही कम समय रह गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप सभी को मेहनत करनी है, ये मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं, रात को लिख कर पढ़ते हैं। एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें। एक दिन लाइव क्लासेस लूँगा कल या परसों को, तो उस लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बोर्ड की परीक्षा की कॉपी आप लिखेंगे, किस तरह से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 12 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज को, ठीक है। क्या है इस चैप्टर में, देखिए। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आपने सभी वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसके बाद चैनल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। किसका ऑप्शन होता है? प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट में आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको मिलेगा एनसीईआरटी के चैप्टर्स की एक्सरसाइज। फिजिक्स की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, निम्न में कौन से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। मतलब समझिए क्या बोल रहा है ये, देखिए। एक धातु का तार है, ठीक है, ये एक तार है, सीधा तार है, धारावाही तार, इस तरह से एक तार है। इस तार के कारण इसके हमने विद्युत धारा प्रवाहित की हुई है आई। तो इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताना है कैसे होगा, कैसा पैटर्न बनता है। तो ये आपको याद भी रखना है किस तरह से पैटर्न बनेगा। देखिए, जब इस तार के सबसे पहले समझिए कि तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है। जब इस तार में आप परिवर्ती धारा प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे? धारा। तो धारा प्रवाहित करने पर इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और वो चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से होगा? समकेंद्रीय गोलाकार होगा, इस तरह से। इस तरह से तार के चारों ओर कौन उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपके किसी भी तार के कारण समकेंद्रीय गोला बनता है। समकेंद्रीय का मतलब जिसका सेंटर एक ही हो, और इस तरह से गोलाकार आपके पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें दिया है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है नहीं, तार के समांतर होती है नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अक्षीय होती हैं, जिनका उद्भव तार से होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र की समकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो यही मैंने आपको बताया। इसका आंसर क्या होगा कि समकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, जिसका केंद्र कहाँ पर होगा? तार पर होगा। ये इसका क्या है? केंद्र है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बनती है किसी लंबे तार के कारण। आपसे 2 नंबर में भी क्वेश्चन एक नंबर में भी अलग से पूछा जा सकता है कि इसका पैटर्न आपको ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पर तार है, ये एक तार है, ये दिख रहा होगा आपको, ये एक तार है। इस तार में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बन रही हैं? इस तरह से समकेंद्रीय होती हैं और कैसी होती हैं? गोलाकार। और दूसरा डायग्राम आपको ये दिखा हुआ, यहाँ पर एक तार है, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से कैसी आएंगी? इसके चारों ओर समकेंद्रीय वृत्ताकार आएंगी। कैसी आएंगी? समकेंद्रीय वृत्ताकार। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, समकेंद्रीय वृत्ताकार क्या होंगी? रेखाएं होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है लघु पतन होता क्या है। लघु पतन नंबर 2, लघु पतन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो इसमें क्या होता है
ये आपको याद भी रखना है। देखिए जो तार होता है, वायर होते हैं, एक तार होता है विद्युत में, कैसा होता है, विद्युत में, या फिर इसको बोलते हैं हम क्या, फेज, क्या बोलते हैं, फेज। और एक होता है न्यूट्रल तार जिसको बोलते हैं उदासीन, उदासीन या फिर न्यूट्रल, क्या होता है, न्यूट्रल। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, किस में आएंगे, कांटेक्ट में, ये दोनों किस में आएंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो संपर्क में आने पर क्या होता है कि प्रतिरोध शून्य हो जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य। और जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो धारा का मान तेजी से बढ़ जाएगा, धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम, धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम। तो इसी सर्किट, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लघु पतन, क्या बोलते हैं, लघु पतन। दोबारा समझिए कि जब कोई ऐसा तार जिसमें विद्युत बह रही हो उसका नाम होता है फेज, और ऐसा तार जो हरे, ये होता है हरे कलर का, आप देखे होंगे घर की वायरिंग में, और ये होता है लाल कलर का, ठीक है, लाल कलर का। तो ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो कांटेक्ट में आने पर इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बहुत कम, और प्रतिरोध कम होने की वजह से धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो उसने पूछा है विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, नहीं, परिवर्तित नहीं होता, होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। मैंने अभी बताया प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम, जिस वजह से धारा का मान बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब, लघु पतन के समय, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, इसके सामने अंकित कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बताना है। पहला कथन क्या है, देखिए पहला कथन है कि किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती हैं, बताना है, समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में तार होता है, ये तो असत्य है। अभी मैंने बताया ये विद्युत में नहीं होता, कैसा होता है, ये उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन। इसका आंसर बताइए आप, क्या होता है। देखिए ये लंबी वृत्ताकार कुंडली है, यहाँ पर दिखाया गया है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो केंद्र है, इसके केंद्र पर रेखाएं कैसी है, सीधी और समांतर। तो ये आपका कैसा है, सत्य है, कैसा है, सत्य है। तो ये वाला पार्ट सत्य है। और ऑप्शन नंबर बी मैंने बता दिया आपको, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में तार होता है, तो विद्युत में तार होता नहीं है। ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन। लाल वाला होता है विद्युत में। आपने देखा होगा कि घर में आपके जो वायर लगे होते हैं, मान लीजिए कोई बोर्ड को आप खोलना, या आपने देखा होगा बोर्ड में, तो उसमें एक लाल कलर का तार होता है, वो होता है आपका लाइव तार, उसको क्या बोलते हैं, लाइव, क्या बोलते हैं, लाइव। जो लाल वाला तार होता है लाइव बोलते हैं, लाइव वायर, ठीक है। ये कैसा होता है, हरा, सॉरी कैसा होता है, लाल, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और दूसरा न्यूट्रल होता है, जो किस कलर का होता है, हरे कलर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीके की सूची बनाएं। किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। 2 तरीके बताने हैं, किस किस के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है। तो पहला तरीका क्या होता है, अगर आप किसी आवेश को गति अवस्था में ला दें, मतलब गतिमान आवेश द्वारा, किसके द्वारा, गतिमान आवेश के द्वारा आप क्या उत्पन्न कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा क्या होता है, जो दूसरा मेथड होता है, जो मूल कण होते हैं, क्या होते हैं, मूल कण। मूल कण में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा, चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे किस तरह से कोई भी वस्तु मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज की जा सकती है। तो 2 तरीके हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के। पहला क्या है,
आवेश को गति में करा दें, जैसे ही गति में कराया आवेश को तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। और दूसरा जो मूल कण है उनमें चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। ये बताना है आपको कब अधिकतम होता है। देखिए क्या होगा कि यहाँ पढ़िए, उसने कहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा। क्या होता है, IBL साइन थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है IL क्रॉस B। यानी कि जो ये B है, सॉरी ये जो थीटा है, जहाँ थीटा किस किस के बीच का कोण है, चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र B तथा चालक की लंबाई या धारा भी बोल सकते हैं आप, चालक की लंबाई या धारा की दिशा के बीच का कोण है। तो अब यहाँ क्या होगा कि F कब अधिकतम होगा। उसने पूछा है कि चालक पर बल जो लगेगा वो कब अधिकतम होगा। कब होगा, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू होगी अधिकतम। तो अधिकतम के लिए कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि लंबवत रखा हो। और अगर 0 पर रखेंगे तो न्यूनतम आएगा, वो आएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है मिनिमम और साइन 90 की वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो क्या होगा, F अधिकतम लगेगा मैक्सिमम, और कितना लगेगा वो IBL। इसका मतलब उसने ये पूछा है आरोपित बल कब अधिकतम होगा। तो कब अधिकतम होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र B तथा चालक में प्रवाहित धारा या चालक की लंबाई भी बोल सकते हैं आप, एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। मतलब कि जब चालक जो रखा हुआ है उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है वो और चालक की लंबाई एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हो, एक x डायरेक्शन में हो, एक y में हो, दूसरा z में हो। इस तरह से जब ये कंडीशन बनेगी तो चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। मान लीजिए एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, दीवार पर आपने पीठ लगाई हुई है, ये कोई दीवार है, यहाँ पर आपने पीठ लगाई है, यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रंट है। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजतः गमन करते हुए, देखिए एक ये है आपकी पीछे की दीवार, पीछे वाली दीवार, और एक आगे वाली दीवार है। ये आपकी कौन सी दीवार है, आगे वाली दीवार। तो एक किरण पुंज आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज निकला और निकलकर कहाँ, किसकी तरफ जाने लगा, आगे वाली दीवार की तरफ। किसकी तरफ जाने लगा, आगे वाली दीवार की ओर, गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो गया। ठीक है, तो जब ये इधर जा रहा है तो इसमें धारा की दिशा इधर आएगी। इलेक्ट्रॉन पुंज इधर गया तो धारा की दिशा किधर आएगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है कौन, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा कहाँ जाएगी, इसके विपरीत। कहाँ आएगी, इसके विपरीत। तो अब आपको बताना है कि जाने के बाद थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरह से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, जो बल लगा है वो दूसरी डायरेक्शन में लगा है। तो अब आपको बताना है क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बी की दिशा आपको बतानी है। ठीक है, किसकी दिशा बतानी है, बी की। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पुंज गया और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब नीचे की तरफ चला गया दाईं ओर, इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ। तो अब आप यहाँ पर, अगर आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद है, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग क्या कहता है, देखिए अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। देखिए इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ है,
ये देखिए फ्लेमिंग का वाम हाथ का नियम क्या कहता है कि अगर हम अपना बायां हाथ लें और बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। क्या रहे, लंबवत। यदि आपका जो अंगूठा है, देखिए जो अंगूठा है यहाँ देखिए, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी इस तरह लंबवत हो, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो ये बी है, बी की दिशा में होगी कौन, तर्जनी उंगली, और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर हो, ये है आई की दिशा में, तो जो अंगूठा है चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंगूठा किसकी दिशा को बताएगा, बल की, ये बताएगा बल की दिशा को। तो तीन आपको याद रखने हैं, एफ बी आई। क्या नाम रखना है, एफ बी आई। देखिए कैसे, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। एफ बी आई क्या होगा, सबसे पहले अंगूठा, आपका जो अंगूठा होगा वो किस दिशा में होगा, एफ, पहली उंगली जो होगी तर्जनी वो बी, और जो धारा जो आपकी मध्यमा होगी, मध्यमा वो होगी आई की दिशा में। किसकी दिशा में, आई। तो एफ बी आई इन दिशा में होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप धारा की दिशा बताइए मुझे क्या होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन पुंज इस तरह से जा रहा था सामने वाली दीवार पर, तो धारा किधर आएगी, इसके विपरीत, तो धारा की दिशा ये आ गई, आई ये है। अब बताइए एफ, एफ कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ, नीचे की तरफ, तो ये है एफ। तो अब आपको किसकी डायरेक्शन बतानी है, बी की किधर आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको लेना है क्या, अपना लेफ्ट हैंड देखना है, और इस तरह से आपको सबसे पहले जो आपकी तर्जनी उंगली है, कौन सी उंगली है, तर्जनी, उसको रखना, वो बताएगी बी की दिशा को। सबसे पहले अंगूठे को रखना बल की दिशा में। तो हमने क्या किया कि इस तरह से अंगूठा लिया, ठीक है, ये हमने अंगूठा लिया, ये अंगूठा इसको रखा नीचे की तरफ, क्योंकि अंगूठा किसकी डायरेक्शन को बताएगा, बल की, तो हमने बल की दिशा नीचे की तरफ। अब हमारी जो दूसरी उंगली है, ये वाली उंगली, ये उंगली किस दिशा में आनी चाहिए, धारा की दिशा में, तो धारा इस तरफ है, इस तरफ है। देखिए ये कंडीशन बन रही है, ये किस दिशा में है, धारा की दिशा में है, अंगूठा किस दिशा में है, बल की दिशा में, तो ये उंगली आप देखेंगे अंदर की तरफ जा रही है, किसकी तरफ, अंदर की तरफ। तो इस पर जो बी की दिशा आएगी वो इनवर्ड आएगी, इनवर्ड का मतलब अंदर की ओर। तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, अंदर की ओर, पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगा, अंदर की ओर। इस तरह से इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया, नहीं आया तो फिर आप अपने उंगली को फैलाइए तीनों को, और तब देखना आपके समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, 6। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, निम्न की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। इनकी दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखना है, ठीक है। क्या है देखिए, पहला है, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक चालक तार है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको हम किस नियम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मैक्सवेल नंबर 1 पार्ट, मैक्सवेल के पेंच नियम से, या आप इसको बोल सकते हैं कोर्कस्क्यू नियम। कोर्कस्क्यू नियम क्या कहता है ये, अगर हम अपना दायां हाथ लें, कौन सा हाथ लें, दायां, ठीक है, कि दाएं हाथ के क्या करें हम, देखिए क्या कहता है, समझिए। अगर हम अपना दायां हाथ लें और दाएं हाथ में जो अंगूठा है, ये अंगूठा किसकी दिशा में हो, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में। तो इस तरह से हमने किया, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा।
तो ये देखिए जो फिंगर होगी आपकी, ये फिंगर अगर अंदर की तरफ आ रही है इस तरह से, तो इस पर चालक में चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमने अंगूठा किया धारा की दिशा में, तो उंगली अंदर की तरफ आ रही है, ऐसे उंगली किसकी तरफ आ रही है, अंदर की ओर। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। कहाँ पर होगा, अंदर की ओर। कहाँ पर होगा, अंदर की ओर। अगर ये उल्टा देता क्या, कि मान लीजिए इसमें धारा इस तरह से बह रही है, तो अब आप क्या करते, अंगूठा ऊपर ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, क्योंकि धारा की दिशा नीचे है, तो नीचे लाएंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे इस तरह से हाथ को घुमाएंगे, तो ये जो उंगली है आपकी, ये बाहर की तरफ आएगी। किसकी तरफ आएंगी, बाहर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर। कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो ये नियम है, कौन सा नियम है, मैक्सवेल का पेंच का नियम। दूसरा क्या कहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। अब की बार तार पर आरोपित बल का आपको सूत्र लिखना है। ये तार है, इसमें धारा बह रही है आई, इस पर आरोपित बल का जो नियम है वो आपको लिखना है। ठीक है, क्या नियम होगा बताइए। तो कौन सा नियम होगा, ये होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। कौन सा, अभी हमने पढ़ा था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसकी दिशा बता सकते हैं, चालक पर आरोपित बल की। क्या बताई थी मैंने, अभी लिखा था ऊपर देखिए, कि अगर हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। क्या हो, लंबवत। यदि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, मैंने आपको बताया था कि अगर तर्जनी बी की दिशा में हो, किसकी दिशा में हो, बी की, मध्यमा आई की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा किसकी दिशा को बताएगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। और उसने क्या पूछा था, विद्युत धारावाही चालक पर बल की दिशा। तो ये किसके द्वारा बताएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। लघु पतन बताना है कब होता है। मैंने अभी आपको बताया भी था, ऊपर बताया था, लेकिन लिखेंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको आंसर में कैसे लिखना है, देखिए क्या लिखेंगे आप, जब विद्युत में, यानी कि कौन सा तार था विद्युत में, लाल, लाल वाला, या इसको बोल सकते हैं धनात्मक तार, या लाइव वायर, धनात्मक तार या लाइव वायर, या लाइव तार, 3 नाम हो गए इसके। लाइव वायर क्या होता है, किसके कांटेक्ट में आएगा, उदासीन के, तथा उदासीन तार, कैसा तार है ये हरा होगा। दूसरा नाम इसका ऋणात्मक भी आप बोल सकते हैं, ऋणात्मक तार भी बोल सकते हैं, या न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल वायर या न्यूट्रल तार। दोनों संपर्क में आएंगे, सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तब विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो जाता है, तथा विद्युत धारा कैसी हो जाएगी, प्रतिरोध न्यूनतम हो गया तो विद्युत धारा अधिकतम हो जाती है।
और इसी को बोलते हैं हम क्या, लघु पतन। क्या बोलते हैं, लघु पतन। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, लघु पतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं। भूसंपर्क तार का क्या कार्य है, बताना है। जो भूसंपर्क तार होते हैं उनका क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है, इन्हें बताना है क्यों आवश्यक है भूसंपर्कित करना। ठीक है, देखिए देखिए भूसंपर्क तार का क्या कार्य है। देखा होगा आपने, जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं, किसके, बिजली के जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे कि फ्रिज, एसी, आपके पास हीटर, आपका क्या प्रेस, जितने भी ये उपकरण होते हैं, पंखा, फ्रिज, कूलर, गीजर, सब के सब, इसमें सुरक्षा उपाय के लिए एक तार दिया जाता है हरे रंग का, जिसको बोलते हैं भूसंपर्क तार। क्या बोलते हैं, भूसंपर्क तार। और इनका आवरण किसका बनाया जाता है, धातुओं का। किसका बनाया जाता है, धातुओं का। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जब भी आप फ्रिज, एसी या कुछ भी चलाएंगे, आपके अगर उसमें धारा का मान, उपकरण में धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ने पर क्या होता है कि जो धारा है, या आप मान सकते हैं उस तार का विभव और जो उसका पृथ्वी का विभव है, क्या हो जाता है, वो सारा का सारा विभव या धारा कहाँ चली जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी, पृथ्वी में चली जाएगी। और पृथ्वी की धारिता अनंत मानी गई है। कितनी मानी गई है, अनंत। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे भी आपने उपकरण यूज किया, मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करते करते उसमें धारा बहुत ज़्यादा आने लगी, बहुत ज़्यादा धारा बढ़ गई, तो फिर क्या होता है कि जैसे ही धारा ज़्यादा बढ़ेगी तो करंट लगने का खतरा होता है, उपकरण को फूकने का खतरा होता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है कि उसमें एक न्यूट्रल वायर दिया जाता है। वो न्यूट्रल वायर क्या काम करता है कि जो एक्सेस करंट आई है, ज़्यादा करंट आई है, वो सारी की सारी कहाँ चली जाती है, अर्थ में चली जाती है, और वो क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। क्या हो जाती है, न्यूट्रल। तो यही कार्य होता है भूसंपर्क तार का। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसके बाद मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।